एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम सबसे पहला ग्रामर टॉपिक टेंस ले रहे हैं। टेंस है वो अंग्रेजी विषय की बैकबोन मानी जाती है। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। पूरी अंग्रेजी विषय होती है वह टेंस पर ही आधारित होती है। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी को पढ़ने या सीखने से पहले हमें टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। विदाउट टेंस हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेंस को अच्छी तरह से समझें। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। हम कह सकते हैं कि टेंस को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है टाइम, टाइम मीन्स समय, और दूसरा है वक्त, वक्त मीन्स कार्य। समय के साथ किया जाने वाला कार्य ही क्या है? टेंस है। तो इसकी परिभाषा यही हुई कि समय के साथ में किया जाने वाला कार्य टेंस कहलाता है। अब इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसका विभाजन किया गया, बांटा गया है। तो सबसे पहला कहलाता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस, और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल, जो हाल ही का यानी हाल ही में जो चल रहा है, जो अभी का समय है, वो वर्तमान समय कहलाता है। और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, जो बीत गया है, यानी जो कार्य हो गया है, बीत गया है, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, भविष्य मीन्स आने वाला समय, यानी जो आने वाला समय है उसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। अब हम इसको आगे सारणी के माध्यम से बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड पार्ट्स ऑफ टेंस, यानी टेंस की पहचान और इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के हुए? 1, 2, 3, तीन प्रकार के हुए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का अर्थ है भविष्य काल। अब इसके भाग देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला भाग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा भाग। इसी प्रकार से पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट पहला भाग, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा भाग, पास्ट परफेक्ट तीसरा भाग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा भाग। इसी प्रकार से आगे फ्यूचर टेंस के इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब इसकी पहचान कैसे हिंदी में, कि हिंदी वाक्यों के अंत में इंडेफिनेट, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनेट का पहचान होती है ता है, ती है, ता हूं, ते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। लेकिन इसके साथ में प्लस टाइम, समय, अगर समय दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मानेंगे। अगर समय दिया हुआ नहीं है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही मानेंगे। इसी प्रकार से पास्ट टेंस की पहचान हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट की, ता था, ती थी, ते थे। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट की पहचान हो जाएगी चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम यानी समय। आगे फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी गा, गे, गी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान हो जाएगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय। अब देखिए आगे। हाँ, तो देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन का अर्थ या परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या, पहले परिभाषा को समझेंगे कि ये टेंस होता है क्या है। वे वर्ब्स, वर्ब्स का अर्थ होता है क्रिया। वे वर्ब्स अथवा वाक्य जिनसे वर्तमान समय में कार्य होना प्रकट हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। यानी कार्य है वो हाल ही में शुरू हो रहा है। ये कौन बताता है? या तो क्रिया बताएगी या वाक्य बताएगा। तो हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में कार्य शुरू हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। अब इसके आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कैसे करेंगे?
हम पहचाने हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है आदि शब्द आते हैं, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस हम फोकस डालेंगे रूल्स पर। रूल्स का अर्थ है नियम। इसका नियम क्या कहता है? आई मीन्स मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम या आप, दे यानी वे, एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का अर्थ है बहुवचन संज्ञा। बहुवचन संज्ञा में जैसे चिल्ड्रन बच्चे यानी एक से अधिक हो जाने पर बहुवचन माना जाता है। चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, इटीसी। इटीसी का अर्थ है आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी पहले वाले नियम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अर्थ होता है क्रिया का पहला रूप। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेकंड वाला नियम क्या कहता है? ही यानी वह, ही का प्रयोग है वो पुल्लिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पुल्लिंग के लिए किया जाता है। और आगे देखेंगे सी। सी है वो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए किया जाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इट निर्जीव के लिए। एंड सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आते हैं व्यक्तियों के नाम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सुरेश, हिना। अगर किसी व्यक्ति के नाम से वाक्य हो रहा है तो वह थर्ड पर्सन माना जाता है। उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। ये सिर्फ सेकंड वाले नियम के साथ में होगा। अब एस या ईएस का प्रयोग कैसे होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईएस का प्रयोग देखो, वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स व जेड हो तो ईएस का प्रयोग होगा। अगर ये ना हो तो बाकी के साथ एस का प्रयोग अवश्य होगा। लेकिन ध्यान दें ये केवल सेकंड वाले नियम के साथ में होगा, फर्स्ट वाले नियम के साथ नहीं होगा। हम वाक्यों का निर्माण करेंगे अब अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। आगे देखते हैं हम फॉर्मूला जिसकी आवश्यकता होती है वाक्यों का निर्माण करने के लिए। हाउ टू मेक सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या, इसको डंडी को कहते हैं या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। और वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया क्या? जैसे खेलना, पीना, हंसना, सोना, बैठना, ये क्या कहलाती है? क्रिया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तात्पर्य है क्रम। क्रम का अर्थ होता है कि कर्ता द्वारा क्या कार्य किया जाता है। आगे देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। इसके उदाहरण को देखेंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसमें देखेंगे ता हूँ, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया? ता हूँ। ता हूँ इसकी क्या है? पहचान है। हम देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं। कर्ता क्या है? मैं। आई वो कौन से वाले नियम में है? फर्स्ट वाले नियम में। फर्स्ट वाले नियम में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई। अब इसमें देखेंगे क्रिया क्या है? पढ़ता यानी मीन्स पढ़ना। पढ़ना को हम क्या कहेंगे? रीड। आई रीड। ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पुस्तक। तो अंग्रेजी में हमेशा ध्यान देना है कि एक वचन को लिखते समय हमेशा ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बुक। आई रीड ए बुक। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। आगे वह विद्यालय जाती है। ती है इसकी पहचान है। अब ये देखो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वह विद्यालय जाती है। जाती है आने से हमें पता चल गया कि वह स्त्रीलिंग है। तो हम लिखेंगे वह को हम क्या कहेंगे? सी। अब जाना इसमें क्या है? जाती यानी जाना क्या है इसमें? क्रिया। गो। अब सेकंड वाले नियम से इसका मतलब हम क्या लगाएंगे? ईएस। और गो वाली क्रिया के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है। सी गोज टू स्कूल। वह विद्यालय जाती है। अब आगे हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। हाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। अब आगे देखें फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स सूत्र। सूत्र इसका क्या होगा? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी? डू नॉट, डज नॉट। फिर मेन वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स लेने से पहले हम यहाँ ध्यान देंगे नॉट। ध्यान देना है यहाँ कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर्ब यानी क्रिया से पहले हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग होगा। आपको क्या करना? वर्ब से पहले डू नॉट का प्रयोग करना है। किसके साथ? आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ। और बाकी के साथ में आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। कब? क्रिया से पहले। अब देखिए एग्जाम्पल पर फोकस डालते हैं।
वह खाना नहीं खाती है। नहीं आया, नहीं आने से तात्पर्य है कि नेगेटिव सेंटेंस है, यानी सामान्य कह सकते हैं कि नहीं आता है वो नेगेटिव माना जाता है। अब पीछे इसकी पहचान देखेंगे, ती है, इसमें देखेंगे ते है, ये इसकी पहचान है। अब इन वाक्य को हम बढ़ाएंगे, वह खाना नहीं खाती है। सब्जेक्ट पर नजर डालें, वह सेकंड वाले नियम से है, वह खाना नहीं खाती है, खाती है, ती आया है, इसका मतलब लड़की है, स्त्रीलिंग है। सी के साथ में क्या लगाएंगे हम, डज नॉट, सी डज नॉट इट फूड। इसी प्रकार से हम गाना नहीं गाते हैं, नहीं नकारात्मक, ते है इसकी पहचान है, सब्जेक्ट है हम क्या है बहुवचन, तो वी बहुवचन के साथ में हम क्या लगाएंगे, डू नॉट, तो वी डू नॉट, क्रिया आ जाएगी सिंग ए सॉन्ग, वो हम गाना नहीं गाते हैं। अगला नेक्स्ट हम लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम इसको पढ़ेंगे प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य, जो क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट नियम के साथ में सबसे पहले हम डू रखेंगे और सेकंड वाले नियम के साथ में सबसे पहले हम क्या रखेंगे, डज। मैंने आपको पहले लिखा दिया है नियम, जो मैंने लिखा था आई वी यू दे, और बहुवचन के साथ में हमें डू रखना होगा और ही सी इट, और सिंगुलर के साथ में हमें डज रखना होगा। अब देखें, ध्यान दें, फोकस डालें फॉर्मूला पर। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जांपल को देखते हैं। पहला लेते हैं, क्या बच्चे पढ़ते हैं। देखो वाक्य कहाँ से शुरू हुआ है, क्या से, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि बच्चे यानी बहुवचन है। बहुवचन हो तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, डू, और बहुवचन से पहले हम क्या लगाते हैं, द। तो डू द चिल्ड्रन, क्रिया क्या है इसमें, पढ़ते यानी पढ़ना, तो हम क्या लगाएंगे, रीड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, क्या हिना पतंग उड़ाती है। अब उड़ाती है यानी हिना है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग एक वचन है हिना, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, डज। डज के बाद में सब्जेक्ट हिना, और उड़ाने को हम क्या कहेंगे, फ्लाई, और पतंग यानी हम इससे क्या कहेंगे, एक काइट। अब मैंने एक काइट क्यों लिखा, क्योंकि पतंग यानी एक वचन है, अंग्रेजी में किसी भी एक को लिखने के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब ये ध्यान दें कि इसमें देखो इसकी पहचान क्या है, ते है, और यहाँ भी क्या है, ती है। अगर ता है, ती है, ते है, ताऊ शब्द आते हैं तो इसकी पहचान है, अन्यथा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का भाग नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं WH सेंटेंस कैसे बनाते हैं। WH सेंटेंस, WH सेंटेंस से तात्पर्य है कि W से शुरू होने वाले शब्द और H से तात्पर्य है कि H से शुरू होने वाले शब्द। WH वर्ड है वो हिंदी वाक्य के मध्य यानी बीच में आते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इट्स यानी आदि, ये शब्द है वो कहाँ आते हैं, वाक्यों के बीच में। तब फॉर्मूला को देखते हैं, इसका फॉर्मूला होगा यानी सूत्र, WH पहले लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल पर फोकस डालें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, राम कहाँ रहता है। जी हाँ, ता है वो इसकी क्या है, पहचान है, और इसमें ती हूँ इसकी क्या है, पहचान है, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ छिपा हुआ है। देखो हिंदी वाक्यों के बीच में ये रहा कहाँ, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और इसमें क्या है, कैसे। तो कहाँ, सबसे पहले हम किसको लेंगे, कहाँ को, तो कहाँ को अंग्रेजी में कहेंगे वेयर। अब राम है वह सिंगुलर है, एक वचन है, और सेकंड वाले नियम के साथ में इसे इसलिए हम क्या लिखेंगे, डज, वेयर डज, फिर सब्जेक्ट लेंगे राम, और फिर लेंगे क्रिया रहना, लिव। तो हम इसका बनाएंगे राम कहाँ रहता है, तो वेयर डज राम लिव। इसी प्रकार से दूसरा, मैं कैसे अंग्रेजी बोलती हूँ, ती हूँ इसकी पहचान है, कैसे क्वेश्चन वर्ड है, और सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई है वो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो आई के साथ देखिए सबसे पहले हम लेंगे कैसे को क्या कहेंगे, हाउ के साथ आई की हेल्पिंग वर्ब डू के बाद में सब्जेक्ट आई के बाद में वर्ब स्पीक, और फिर होगा ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अदर इंग्लिश। तो मैं कैसे अंग्रेजी बोलती हूँ, तो क्या हो जाएगा, हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश। अब ध्यान दें कि
एफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और अगला टेंस हम अगली नेक्स्ट क्लास में लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।